नमस्कार, कंज्यूमर इज किंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। जब हम कहते हैं कि डिजिटल इंडिया तो एक गर्व से सीना फूल जाता है, लेकिन यही डिजिटल होना एक तरह से खतरे को दावत देने जैसा हो गया है। याद होगा आपको 90 का दशक, जब हथियारों के दम पर अपराधी बैंक लूटा करते थे, किसी के घर जाकर लूटपाट करते थे, रास्ते में जाकर गाड़ियां रोककर लूटपाट करते थे। लेकिन 10-15 साल बाद जमाना बदल गया है। अब इस तरह की लूटपाट अब कम होने लगी है, क्योंकि उनके उस तरीके में जोखिम ज़्यादा था, मुनाफा कम। आज के लुटेरे, ठग या अपराधी हाईटेक हो गए हैं, यानी कि वो भी डिजिटल हो गए हैं, क्योंकि इसमें रिस्क कम है और उनकी कमाई ज़्यादा। और यही वजह कि घर बैठे कहीं भी कोई भी लूट रहा होता है और कहीं भी कोई भी लूट रहा होता है। पहले के दौर में अधिकतर वारदातें रात के वक्त में अंजाम दी जाती थी, क्योंकि अपराधियों की पहचान छुपाना आसान था। लेकिन अब हर वक्त ऑनलाइन लूट या ठगी का ज़माना है। खुलेआम अपराधी इस अपराध को अंजाम देता है, क्योंकि उसको पकड़ना तो दूर, पहचानना भी मुश्किल है। वैसे तो ये क्रिमिनल रोज़ नए नए तरीके से ठगी के नए तौर तरीके ढूंढते हैं, नई ट्रिक ढूंढते हैं। लेकिन जब कोई तीज त्यौहार आता है तो इनके लिए ठगी करना आसान हो जाता है, क्योंकि ये लोग बम्पर ऑफर्स या डिस्काउंट के नाम पर अपने शिकार को तलाशते हैं। तो नया साल आने वाला है। इस साल ये साइबर क्रिमिनल एक्टिव हो गए हैं, तो उधर ये लोग इस तरह से एक्टिव हैं, तो आपको भी अब अलर्ट हो जाना चाहिए। इसीलिए आज हम अपने एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे कि आखिर कितने खतरनाक हो सकते हैं नए साल के ये लोक लुभावने ऑफर। बम्पर डिस्काउंट का ऑफर दिखे तो किस तरह से आपको अलर्ट होना चाहिए। क्या है ठगों के न्यू ईयर पर फ्रॉड का प्लान। ऑनलाइन ठगी के तरीकों को कैसे पहचानें, कैसे रोजाना हाईटेक होता जा रहा है ठगी का ये तरीका। तो ये तमाम तरह के सवाल हैं जिन पर हम अपने एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले हम चर्चा को शुरू करने से पहले एक आपको केस स्टडी लेते हैं, जो इसी हफ्ते का मामला है। मामला मुंबई के बोरीवली ईस्ट का है, जब पुष्पलता प्रदीप नाम के एक पूर्व बैंक कर्मचारी को अपने पीएफ से और एफडी से कुछ समस्या हुई, तो वो यूनियन बैंक की वेबसाइट पर जाकर उन्होंने ऑनलाइन शिकायत करने लगी। लेकिन शिकायत करते वक्त पुष्पलता को कई दिक्कतें आई। इसी दौरान ऑनलाइन जो वेबसाइट थी उस पर दिए गए फ़ोन नंबर से उनको 2 फ़ोन कॉल्स आए। फ़ोन करने वालों ने खुद को बैंक का एग्जीक्यूटिव बताया और इसके बाद उनको व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा गया, जिसमें उन्होंने एक ऐप डाउनलोड किया। इसके बाद अपनी इंटरनेट बैंकिंग की डिटेल्स भरी। इसमें बैंक यूजर्स आईडी और पासवर्ड जैसे डिटेल्स भी मांगे गए थे, जो उन्होंने भरे। पुष्पलता ने ऐप डाउनलोड करने के तरीके पर सवाल उठाया और ये पूछा भी कि आखिर ये डिटेल्स क्यों मांग रहे हैं। लेकिन ठगों ने उन्हें अपनी बातों में फंसा लिया और पूरी डिटेल्स दे दी। और फिर क्या था, ठगों ने उनके अकाउंट से 9 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुष्पलता के साथ 9 लाख की ठगी हो चुकी है, लेकिन पुलिस की जांच कहां तक पहुंचती है और क्या उनके पैसे वापस आते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी मुद्दे पर चर्चा को शुरू करते हैं। और फिलहाल हमारे साथ 2 गेस्ट जुड़ चुके हैं, शुभम सिंह साइबर एक्सपर्ट और सैसे इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर रुचि चौकसी। शुभम सिंह साइबर एक्सपर्ट हैं और रुचि चौकसी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का इंडियन हाउस स्वदेश में बहुत बहुत स्वागत है। शुभम सर, सबसे पहले आपसे ही क्वेश्चन करना चाहेंगे कि जिस तरह से नया साल आ रहा है और हम कहते हैं अधिकतर कि जब किसी के साथ ठगी हो जाती है इस तरह के, तो हम कहते हैं कि लालच बुरी बला है, उन्होंने लालच की। क्या आपको लगता है ये लालच का मामला है, ऑफर्स या डिस्काउंट का मामला है, ये इसे किस तरह से समझा जाए, ये लापरवाही का मामला है? जी हाँ, एक्चुअली जब भी ये ऐसे ई कॉमर्स फ्रॉड होते हैं और जब भी कोई फेस्टिवल आना होता है तो बहुत सारे मेल्स और बहुत सारे एसएमएस या व्हाट्सएप के थ्रू हमें लिंक्स आते हैं कि आप इस लिंक के थ्रू बाय करेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट बहुत सस्ता है। तो लालच तो दिखाया जाता है कि कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट जो भी है, जैसे आईफोन आपको बहुत सस्ते मार्केट में जो प्राइस है उससे बहुत सस्ते में मिल रहा है, या फिर काफी ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है आपको उस प्रोडक्ट पे, ऐसे दिखा के काफी स्कैम्स होते हैं जो ई कॉमर्स रिलेटेड होते हैं। और
हम अक्सर ये जब भी टारगेट किया जाता है, जैसे कि अभी क्रिसमस था, तो क्रिसमस में काफी ऑफर्स जेन्युइनली जो ओरिजिनल वेबसाइट्स होती हैं वो अपनी एडवर्टाइज करती हैं। तो ये देख के लोगों को लगता है कि सच में ये इतने डिस्काउंट में, प्राइस में हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। और सिर्फ ऑनलाइन वेबसाइट पे ही नहीं, आजकल जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है, वहां पर भी बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल बनाई जाती है जिसपे कि दिखाया जाता है कि ये प्रोडक्ट यहाँ सस्ता मिलेगा, आप यहाँ से लेंगे तो। बट जब भी कोई पेमेंट कर लेता है, उसके बाद उससे पता चलता है कि ये स्कैम है और ये फ्रॉड हुआ है उनके साथ। बिल्कुल। रुचि मैडम, आपसे अब इसी मामले को लेकर पूछते हैं कि नया साल है, नए ऑफर्स आते रहते हैं और कई ऐसे ऑफर्स की भरमार है। कई जगह 70% है, कई जगह 80% है, कई जगह 90% है। तो ये समझना चाहेंगे कि आखिर एक जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उसको पता कैसे चले कि वाकई में ये ऑफर सही है अगर किसी दूसरी तरह की वेबसाइट में है, या क्लोन, आजकल क्लोन वेब या क्लोन ऐप का भी ज़माना है। तो कंज्यूमर कैसे समझे कि ये ऑफर सही है और वेबसाइट भी सही है? जी, तो जैसे आप बोल रहे थे कि मतलब ये जो अट्रैक्टिव ऑफर्स होती है इसमें मतलब कंज्यूमर का फॉल्ट है या नहीं। तो एक्चुअली इसमें हम लोगों का भी फॉल्ट होता है। हमें थोड़ा सोच समझ कर जब भी ऐसे कुछ ऑफर्स, डील्स या ऐसे कुछ आता है, तो पहले हमें सोच समझ कर देखना चाहिए कि जो वेबसाइट्स या एसएमएस आया है वो किसी जेन्युइन कंपनी से आया है या नहीं आया है। और अगर हमें डाउट आता है तो हमें कभी भी उस वेबसाइट या वहां से परचेज नहीं करना चाहिए। ये जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, ये बेसिकली ह्यूमन इमोशंस और उनका जो डेटा होता है उसके साथ ही ये लोग प्ले करके खेलते हैं। और जब भी अपने जैसे लोग ऐसे कभी भी आएगा कि 80% 90% ऑफ, तो हम लोग 2 बार सोचने का ट्राई नहीं करते हैं, राइट? तो बेटर है कि अपने सोचे एंड फिर इस चीज मतलब वो चीज के अंदर अपने उसको परचेज करें या ऐसा कुछ। मैडम, जिस तरह से आप वेबसाइट बनाती हैं, ऐप भी बनाती हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं मेल आईडी का यूज़ तो होता ही होगा, लेकिन क्या आप ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके आधार पर ये पकड़े नहीं जाते, बल्कि सब कुछ मेल एक तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिस पे पूरी जानकारियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी ये पकड़े नहीं जाते, ऐसी कौन सी चीज़ है? तो ये जो फिशिंग एंड ये सब होता है, ये बहुत मतलब ये लोग एक्सपर्ट्स होते हैं उसके अंदर। जैसे काफी बार क्या होता है, अभी जो रिसेंटली चला है जिसमें ये लोग एक पेज वेबसाइट में जो वेबसाइट पे हाई विजिटर्स रहते हैं, उसमें ये लोग सिर्फ एक पेज इंजेक्ट कर देते हैं जो एकदम लुक अलाइक लगेगा। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि ये इस वेबसाइट का पेज है या नहीं है। और जैसे ज्यादातर ये चीज है ना, लॉगिन वाले पेज के लिए यूज होता है। तो यूजर जाके अंदर अपना इंफॉर्मेशन फिल कर देगा, बट अल्टीमेटली ये चीजें जाती है उनके पेज में। और ये जब ऐसी चीजें फॉलो करते हैं तो एक लेमैन के लिए डिफिकल्ट हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि वो रियल चीज में डाल रहा है या नहीं। दूसरा, ये जो अपना कॉल सेंटर्स या कस्टमर केयर नंबर्स होते हैं, जो अच्छी बड़ी कंपनीज है, ये लोगों का हमेशा एक इनबिल्ट प्रोसेस रहता है कांटेक्ट करने का, रिफंड का या सपोर्ट लेने का। और जब भी आप गूगल पे सर्च करके जाते हो या कोई भी कंपनी में सर्च इंजिन में आप सर्च करके जाते हो, तो आपको कहीं सारी लिस्टिंग दिखती है, उसमें आइडेंटिफाई करना कि कौन सही है कौन गलत है डिफिकल्ट हो जाता है। मैं ये तो समझना चाह रहा बेटर था कि है कि अपना फॉर जो भी एग्जांपल अगर एप्लीकेशन का जो प्रोसेस। मैं कोई वेबसाइट बनाता हूँ या कोई ऐप बनाता हूँ, उसके लिए कुछ ना कुछ सत्यापन की जरूरत तो पड़ती होगी। क्या वो सत्यापन गलत होता है? क्या जो ये लोग पकड़े नहीं जाते जिस वेबसाइट या जिस ऐप के थ्रू ये इस तरह की ठगी होती है? को भी नहीं पता होता है, ये वो हैकिंग करके वो लोग डालते हैं। एंड बाय द टाइम वेबसाइट जो ओन करता है उनको पता चलेगा, मे बी तब तक लेट हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि मतलब जब भी आप कुछ करते हो तो थोड़ा सा मतलब नोन वेबसाइट से, जो पॉपुलर वेबसाइट्स है, नोन वेबसाइट्स है, जो जिस वेबसाइट में HTTPS है, आप वहां से परचेज या ऐसे कुछ करोगे तो बेटर रहेगा। हमारे साथ रमेश सिंह, फॉर्मर ईडी देना बैंक के भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 स्वदेश में। सर, अभी हम एक केस स्टडी बता रहे थे, अभी हाल का ही मामला है, शायद पिछले हफ्ते का मामला है, कि एक बैंक की पूर्व कर्मचारी थी प्रदीप, पुष्पलता प्रदीप, उनके साथ फ्रॉड हुआ है। और उसी तरीके से फ्रॉड हुआ है जैसे एक आम आदमी के साथ होता है। हम लगभग 2-3 साल से लगातार ये समझा रहे हैं लोगों को हर प्लेटफॉर्म के तरीके से कि इस तरह OTP आए, इस तरह अपना शेयर नहीं करना है, CVP या ये भी, लेकिन लगातार जो फ्रॉड है वो डिजिटल भी होते जा रहे हैं। जब बैंक की कर्मचारी ये चीज़ें नहीं समझ पाई, जिनको अच्छी तरह से पता है, तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती है कि एक आम आदमी इन चीज़ों को समझ पाए, इतनी आसानी से वो फ्रॉड में ना फंसे।
नमस्ते। बिल्कुल आपने सही कहा कि हम बैंक में काम करते हुए भी अगर इस तरह के गतिविधियों में फँस जाते हैं, फ्रॉड हमसे हो जाता है, स्कैम हो जाता है, ये बड़ी मतलब सोचने की बात है। लेकिन ये सब होता है इस तरह से कि ये जो टेलीकॉलर होते हैं या जो भी हम जब जो शॉपिंग करने जाते हैं किसी ऑनलाइन से, तो इनकी जो मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बता दूँ कि अभी कुछ कुछ महीनों पहले एग्ज़ैक्ट आईसीआईसीआई बैंक की किसी ने वेबसाइट बनाकर रखा हुआ था। वेबसाइट के ऊपर और लोगों के साथ में फ्रॉड हुआ। तो ये जो लोग होते हैं वो पहले टेलीफ़ोन पे बात करते हैं आपसे और आपके बारे में उनके पास काफ़ी जानकारी हुआ करती है। शायद ये इस तरह से संभव हो रहा है क्योंकि ये जो डेटा होता है वो हैक होके लीक हुआ रहता है लोगों के पास में। तो उनके पास में काफ़ी चीज़ें हमारे बारे में जानकारी उपलब्ध होती है और जब वो उसको शुरू करते हैं तो हम उस बात में बिल्कुल ही सच में मान लेते हैं कि यार ये सचमुच में वो व्यक्ति वहीं से बात कर रहा है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं भी जिस संस्था के लिए काम कर रहा हूँ उसके किसी मेरे साथी को एक मोबाइल कॉल आया और उसपे उससे बताया जा रहा है कि आपका नाम ये है, आपका एटीएम कार्ड नंबर ये है और वो एकदम बिल्कुल उससे बिल्कुल सहमत होते चला गया कि हाँ और फिर उससे कहा कि आपका एटीएम कार्ड अभी हैक हो चुका है, बंद हो जाएगा। इमीडिएटली उसको आप ये नंबर दीजिए, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ। और जैसे ही उसने लिंक भेजने के लिए कोई ओटीपी डाला और उसके अकाउंट से पैसे निकल गए। तो ये जो फ्रॉड जो फ्रॉडस्टर्स है वो काफ़ी इतने गहरे हो चुके हैं इस देश के अंदर कि अब दूसरी एक पर्टिकुलर संस्था जहाँ पे मैं काम करता हूँ उसके साथ में एक बैंक के अकाउंट में जो फ्रॉड हुआ उनके साइबर फ्रॉड कहते हैं उसमें उसको जो हम पूरी छानबीन की तो पता चला कि करने वाले यही कि इंडियन थे लेकिन उनकी जो इस हमारे सिस्टम में सीबीएस सिस्टम में कोर सिस्टम में अंदर भीतर में घुसकर उसको उन्हें जो हैक करके जो पैसे साइबर फ्रॉड किया हमारे साथ में उसके लिए उनके जो जो कर्ता धर्ता की जो वेबसाइट बाद में बताएगी हमारे साइबर फ्रॉड फॉरेंसिक रिपोर्ट में वो विदेशों की थी, तुर्किस्तान में कहीं-कहीं से थी। तो ये काफ़ी दूर तक करते हैं और इसमें सबसे बड़ी बात उनकी होती है कि हमारे हमारे डाटा उनके पास हुआ करता है। तो ये डाटा जो लीक हो रहा है वो एक बड़ी दिक्कत की बात है हम सभी के लिए। और जैसे कि मेरे साथी बता ही रहे थे कि एक तो वेबसाइट बिल्कुल लुक अलग बन जाती है जहाँ पे आईसीआईसीआई के बाद में कुछ छोटी-सी आई गायब रहेगा। हम उसी को हमने आईसीआईसीआई बैंक का वेबसाइट खोला हुआ है, कुछ करने के लिए पेमेंट करने के टैक्स पेमेंट करने के लिए हम उस पे क्लिक कर दिए बस उसके बाद मिल गया और कर लेता है। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। हम बैंकर लगातार हमारे सारे साथियों को, कस्टमर को एसएमएस भेज करके आप आपका ओटीएम किसी भी अननोन साइट से खरीदी ना करें, उनके साथ में डाटा शेयर ना करें, उनके साथ में ओटीपी शेयर ना करें। हम सबसे बड़ी बात तो ये बताते हैं कि हम किसी भी काम के लिए आपसे क्रेडिट नहीं माँगते हैं कि आप ₹1 हम आपको क्रेडिट दे देख लीजिए। वही कई कई केसेस ये आ रहे हैं जहाँ पे वो व्यक्ति आपको पूरी तरह से जाल में फँसाने के बाद में आपको कहते हैं कि देखिए मैं आपकी ये चीज़ें मैंने डाल दी है मेरी कुछ चीज़ बेचने के लिए वेबसाइट के ऊपर। वो बोलते हैं कि ठीक है मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन चेक करने के लिए मैं आपको ₹1 क्रेडिट दे रहा हूँ, वो बताइएगा। जैसे वो ₹1 देता है और आप आपको उसको शेयर करते हो, आपका अकाउंट साफ हो जाता है। ये जो फ्रॉडस्टर्स है, चाहे वो मेगा सेल हो, चाहे ईयर एंड सेल हो, ये पूरे साल भर छाए रहते हैं, साल भर काम करते रहते हैं। हम बैंकर्स के लगातार कोशिश हुआ करते हैं कि हम अपने अपने सारे ग्राहकों को जागृत करें, लगातार एसएमएस भेजना, मेल भेजना, कई बार हम अखबारों में देते रहते हैं, प्रोग्राम करते रहते हैं, वर्कशॉप करते रहते हैं इन सब के लिए। रमेश सर, एक चीज़ और समझना चाहूँगा। जिस तरह से अभी पिछले साल जब कोरोना आया था तो लगातार ये जागरूकता फैलाई गई थी कि कोरोना में ऐसे करो या ना करो, या वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन की बात करें, इतने बड़े मुहिम चलाई गई इतनी बड़ी लेवल पे कि अभी तक लगा लो केवल 100 करोड़ लोगों ने ही वैक्सीन लगाई है, बाकी 25 करोड़ लोग छूट गए। इतनी बड़ी मुहिम के बाद भी इस मामले में हमने इतनी जागरूकता तो अपनाई नहीं, उसके बाद भी लोग आखिर समझेंगे कैसे। और दूसरा ये असली सवाल है कि चलो हम लोगों को ही जागरूक क्यों कर रहे हैं, क्यों हम अपना सिस्टम ऐसा डेवलप नहीं कर देते कि एक आदमी ने पैसा ट्रांसफ़र किया, वो पैसा कहीं और न जाके पहले कहीं और जगह पार्क हुआ, जब पूरी चीज़ें कंफर्म होगी उसके बाद उस जहाँ वो पैसा पार्क हुआ वहाँ से उस आदमी पे जाए। क्या इस तरह का कुछ ऐसा सिस्टम बन सकता है कि जो इस तरह के जो फ्रॉड हैं हमेशा के लिए ही जड़ से ख़त्म हो जाए? जी, ये इसमें मैं बताऊं कि ये जो फ्रॉडस्टर हुआ करते हुए उसके बारे में फिर से एक कहावत दोहराता हूँ, हम डाल डाल को तो पात पात हुआ करते। मैं एग्जांपल से बता दूं कि आपने बहुत ही अच्छा कहा कि कोई ऐसा एक सिस्टम बने जैसे मैंने ट्रांसफर किए तो बिल्कुल सही जगह जाए, फिर उसके बाद में सही व्यक्ति को सही सीरियल को पहुंचे। लेकिन वैसा हो नहीं पाता है। आज हम सभी
IMPS के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, आरटीजीएस, एनईएफटी, इन सभी के लिए हमारे साथ में एक संस्था जुड़ी हुई है जो सबको इस चीज को करती है, वो है एनपीसीआई। अभी एनपीसीआई है वो सब चीजों को करती है हमारे लिए, बैंकर के लिए पूरी एक ट्रस्टवर्थी एंटिटी है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं कि उन्होंने हमें इस तरह से कुछ भेजा रहता है कि उसका अकाउंट नंबर, नाम बिल्कुल हमें वही आता है जो हमें भेजना होता है। हम भेजने के बाद में उसने उसी तरह का अकाउंट सामने के बैंक में खोला हुआ है, गलत खाता खुला हुआ है, केवाईसी के बगैर खुला हुआ है, तो फिर ये इस तरह से वो उसको रोकना संभव हो नहीं पाता हम लोगों के लिए भी, चाहे फिर एनपीसीआई क्यों ना, फिर एनपीसीआई की एक बात है कि हमने जो लिख के भेजा हुआ है अकाउंट नंबर, नेम वगैरह वहां पे बराबर सामने का बैंक में वही चीज मिल गया, हम उसको रिलीज कर देते हैं एनपीसीआई वाले भी। ये लोग काफी चतुर हुआ करते, मत इसमें ये कहूंगा कि हम खुद ही ग्राहक की तरह से हम जागृत रहे, संस्था इसको बहुत ही कम इससे रोक पाएगी। शुभम सर, जिस तरह की अभी सर बता रहे थे कि आजकल जो डिजिटल ये जो अब ठग हो गए हैं, ये इस तरह काम करते हैं कि एक डायलॉग है ना कि जहाँ पे तुम खड़े हो, जहाँ तक तुम्हारी सोच पहुँचती है वहाँ से हम सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये ठग भी लगभग उसी तरह से, जैसे हम सोच रहे हैं कि अरे अब ये नया ऑफर आ रहे हैं, अब हमको बचना है, तो लेकिन इन्होंने कुछ और सोच लिया होगा कि ये इससे आगे सोचेंगे। इस तरह के कुछ उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे ऑनलाइन फ्रॉड के जो तरीके हैं, बिजली का बिल था, लकी ड्रॉ, वर्क फ्रॉम होम स्कैम, कोविड के नाम पे भी स्कैम हुआ था जब कोरोना चल रहा था। यानी कि उस समय जब कोरोना चल रहा था, लोगों को टेंशन थी, उस समय भी ये लोग अपने ठगी के अपने अलग अलग तरीके अपना रहे थे। एक दिल्ली में आया था ट्रैफिक चालान को लेके, कई लोगों के चालान कट गए ट्रैफिक के, उनके असली फ़ोटो, असली सब कुछ है, बल्कि पता चला कि वो उनकी वेबसाइट हैक कर रखी थी। तो इस तरह के इनके तरीके बनते जा रहे हैं। आखिर कैसे आप, क्योंकि आप साइबर मामलों के एक्सपर्ट हैं, तो आप ये समझाइए कि आखिर कैसे हम इन तरीकों तक, मतलब इनकी सोच तक पहुंच सके हैं। क्या इसके लिए हमको वाइट हैट हैकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक उस तरह के जो हैकर्स ग्रुप होते हैं जो इनकी काट कर सके, या हमें पहले से मतलब सिस्टम को अलर्ट कर सकें? जी हाँ, एक्चुअली बहुत इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अवेयरनेस की, लोगों में अवेयरनेस हो कि ऐसे टाइप के जो फ्रॉड है उससे बचना कैसे है। तो जब भी ऐसे फिशिंग लिंक या कुछ आपको लग रहा है, आपको मेल आया है, तो ऐसे कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जैसे कि सैंडबॉक्स, जिसके थ्रू आप सर्फिंग कर सकते हो सेफली। जो भी ऐसे फिशिंग लिंक्स होंगे उस ब्राउजर में ओपन होगा या उस ऐप में होगा, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। और कुछ ऐसे रियल टाइम चेकर होते हैं जो कि यूआरएल चेक करते हैं, वो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये फिशिंग है या कोई मालवेयर लिंक है। तो ऐसे checkfish.ai करके वेबसाइट है जिसपे आप यूआरएल चेक कर सकते हो ऑटोमेटिकली कि ये जो भी आप ऑथेंटिकेशन देख सकते हो उस वेबसाइट की। और तीसरी चीज, रिसेंटली 2022 अक्टूबर में आरबीआई ने टोकनाइजेशन का एक न्यू रूल लाया है, एक अपडेशन लाया है, जिसमें कि पहले हम कोई भी ई शॉपिंग या कोई भी पेमेंट गेटवे में हमारे कार्ड्स जब भी हम पेमेंट करते थे, तो वहां पे ऑप्शन आता था कि सेव कार्ड, या जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है सेव कर लिया जाता था, और जो हम नेक्स्ट पेमेंट करते थे उसमें सिर्फ हमें ओटीपी डायरेक्टली आता था और हम ट्रांजेक्शन कर लेते थे। तो जो डेटा होता था हमारा, तो वो सर्वर पे उसी तरीके से प्रॉपरली हमारा नाम, हमारे कार्ड, जो भी होता था, सीवीवी नंबर, वो सब स्टोर हो जाता था। अब आरबीआई ने इसको अपडेशन किया है कि जितने भी ऐसे पेमेंट गेटवे हैं उनको वो सब डिटेल एनक्रिप्टेड रखना है। तो टोकनाइजेशन, कार्ड टोकनाइजेशन जब से एनेबल हो चुका है, तो हमारी वो डेटा सेफ्टी जो है वो बढ़ चुकी है। और हमें रेगुलर बेसिस पे हमारे जो भी पासवर्ड्स हैं, चाहे वो ई कॉमर्स के हो, चाहे वो बैंकिंग के हो, और जो भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो, ये सब हमें एनेबल रखना है हमारे सिक्योरिटी के लिए। और हमें सबसे पहले अप टू डेट रहना भी है। और जितने भी, जैसे कि अभी आपने ये बोरीवली का केस बताया कि उन्हें कॉल आया बैंक की तरफ से, तो क्या होता है, बहुत सारे विक्टिम्स या बहुत सारे लोगों को क्वेरी होती है, तो वहां पे जो भी फॉरम होता है बैंक्स का या जो वेबसाइट्स होती है, वहां पे वो जाके अपने पूरे कंज्यूमर की वेबसाइट्स हैं काफी, जहाँ पे कंज्यूमर कंप्लेंट की, तो वहां पे जो विक्टिम्स होते हैं वो जाके वहां पे अपने कंप्लेंट लिख देते हैं, पूरे डिस्क्राइब कर देते हैं कंप्लेंट आईडी के साथ और सब कुछ। तो वहां पे ये फ्रॉडस्टर वगैरह जितने भी हैं ऐसे वेबसाइट्स को मॉनिटर करते हैं, और वो देखते हैं कि हाँ इनको ये प्रॉब्लम है, तो उन्हें समझ में आ गया, तो वो प्रिटेंड करके कॉल करते हैं कि हाँ हम बैंक की तरफ से कॉल कर रहे हैं, आपका जो ये इशू है हमें आ गया है अपडेट, अभी आपको ये प्रोसेस करना है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो ऐसे आप
जो भी लोगों को ऐसी चीजें फेस करनी पड़ रही है और उनके साथ फिर स्कैम हो जा रहा है, तो आप एक प्रॉपरली जो भी हेल्पलाइन होता है गवर्नमेंट का, या जो भी वेबसाइट जो भी आप सर्फिंग कर रहे हो या जहाँ पे भी बैंकिंग है आपका, वहां पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट करिए। और आपको जो भी कॉल्स आ रहे हैं आप वो आइडेंटिफाई करिए कि वो स्पैम कॉल है या फ्रॉड कॉल है। ट्रू कॉलर है और बहुत सारे अल्टरनेटिव एप्लीकेशंस हैं आजकल जहां से आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये फ्रॉड है या ऑथेंटिक नंबर है। बिल्कुल रुचि मैडम, आजकल नए साल के मौके पे मुझे लगता है कई तरह के जो ऐसे साइबर फ्रॉड करते हैं वो या तो क्लोन ऐप बना रहे होंगे या क्लोन वेबसाइट बना रहे होंगे। ऐसे में हमारी और आप लोगों की किस तरह से जिम्मेदारी बन जाती है कि उस वेबसाइट का क्लोन एकदम में पकड़ में आ जाए, और सिर्फ लुक एंड फील से ही नहीं बल्कि और ऐसी चीज़ें कौन सी हैं जिसके आधार पर आदमी समझ जाए कि ये वाकई में नकली वेबसाइट है? ऐसा आइडेंटिफाई करना हमारे एंड से मतलब ऐसा कोई उसका सेट प्रोसीजर नहीं है जिससे आपको पता चले, बिकॉज इंटरनेट पे लाइक लाखों करोड़ों वेबसाइट है, तो उसमें किसी वेबसाइट का क्लोन हुआ है नहीं हुआ है ये आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे जो अभी बता रहे थे कि आपको खुद ही थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा जब भी आप कुछ परचेज करते हो, या आपको देखना पड़ेगा कि मतलब वो जेन्युइन है या नहीं है, वो हमें ही थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा। अदरवाइज इतनी सारी वेबसाइट में से कौन सी वेबसाइट क्लोन हो रही है, कौन सी वेबसाइट को वो लोग मतलब टारगेट कर रहे हैं, वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। और बिल्कुल, हम यानी लोग हमारे एंड से सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जैसे इन्होंने बोला अपना पासवर्ड चेंज करे टाइम टू टाइम, उनका अपना सिक्योरिटी फोन का और वेब अपने सिस्टम का अपडेटेड रखें। फिर हम लोग HTTPS को यूज कर सकते हैं, वो वाली वेबसाइट से ही परचेज कर सकते हैं। और हो तब तक अपने को अपना इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। जो भी हो अपने को ऑथेंटिकेट वेबसाइट से ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जैसे मैंने बताया ऐसा कोई सेट ये नहीं है जिससे अपने आइडेंटिफाई कर सके, अनलेस कोई बंदा आके उसको नोटिफाई करता है कि मेरे साथ ये चीज हुई है, इस वेबसाइट से हुई है, तब पता चलेगा। बिल्कुल। शुभम सर, एक और चीज़ समझना चाहूँगा कि अगर हमारे साथ फ्रॉड होता है, हम शिकायत करते हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में पुलिस भी लाचार इसमें नज़र आती है। आखिर आपको कहाँ पे ये लूप होल लगता है कि हाँ, पुलिस की तरफ से कहाँ पे चूक हो जाती है, वो पकड़ क्यों नहीं पाती है? पुलिस को किस लेवल तक अब एक्सपर्ट बनना पड़ेगा या उनको और ज़्यादा ट्रेनिंग की जरूरत चाहिए? एक्चुअली आजकल ऐसा हो गया है कि फिशिंग एक वेबसाइट क्लोन करना बहुत ही इजी हो गया है। लाइक ये 10 to 15 मिनट्स में कोई भी जिसे नॉलेज है, जो ऐसे साइबर क्रिमिनल्स हैं, उनके लिए बहुत इजी हो गया। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो स्क्रैपर्स जिसे बोलते हैं हम, वेबसाइट स्क्रैपर। तो वो आप कोई भी वेबसाइट हो, जैसे चाहे वो गवर्नमेंट की हो या किसी ई कॉमर्स वेबसाइट हो, उसको उसका डेटा क्लोन करके वो उस डोमेन नेम जो भी होता है, जैसे xyz.com कोई ई कॉमर्स का है, तो सबसे पहले जो भी गवर्नमेंट की अगर वेबसाइट है, रिसेंटली हमने कुछ केसेस देखे थे जहां पे कि बर्थ सर्टिफिकेट, जो वेबसाइट जहां से बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट जहां से जनरेट होती है, उसकी क्लोनिंग करके रखी है कुछ फ्रॉडस्टर ने। और उसमें कि हमें gov.in अगर डोमेन नेम में है तो वो एक गवर्नमेंट की ऑथेंटिक वेबसाइट है। और अगर जैसे कि हमें ऑलमोस्ट सब पता है, फ्लिपकार्ट हो गए, अमेजॉन हो गए, वो .com डोमेन यूज करते हैं। तो कुछ आपको डोमेन में आपको ऑब्जर्व करना है कि ये डोमेन कैसा है, और आप जिस भी डोमेन, जो भी वेबसाइट से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या जो भी ई शॉपिंग पे जा रहे हैं, थोड़ा उसका रिसर्च करिए, उसके रिव्यू देखिए कि क्या रिव्यू है। बहुत सारे आजकल कंपनी है जो पेड रिव्यू भी बाय करती है कि हाँ ये पॉजिटिव रिव्यू है, पर लोगों ने उस ऐप को इंस्टॉल कर लिया, बाद में उनके साथ फ्रॉड हो गया है। तो ऐसे अगर किसी के साथ फ्रॉड हो भी गया और किसी का पेमेंट चले भी गया, तो इमीडिएटली आपको 1930 जो हेल्पलाइन है साइबर सेल की, लाइक सेंट्रल जो cyber.gov.in है, उन्होंने एक 1930 हेल्पलाइन स्टार्ट किया है, जिसमें कि आप इमीडिएटली कंप्लेन कर सकते हो, आपके ट्रांजैक्शन आईडी बता सकते हो, और इन बिटवीन आपने इंस्टेंट अगर ये चीज किया तो आपको तुरंत ही आपका जो भी ट्रांजैक्शन है वो रोक दिया जाएगा, और जो भी अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन बाय चांस हो गया है तो उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। फ्रीज करने के बाद
वो उसके रिवर्सल प्रोसेस होते हैं कि आपको वापस कैसे वो अमाउंट मिलेगा, आपको डिस्प्यूट फॉर्म भरना है बैंक में जाके। तो ये काफी इनिशिएटिव गवर्नमेंट अभी फिलहाल ले रही है और बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग्स हो रहे हैं ऑफिसर्स से, जिससे कि जैसे साइबर एक्सपर्ट बहुत सारे हैं जो अपडेट कर रहे हैं बहुत सारे ऑफिसर्स वगैरह को इस नॉलेज से कि जो भी लेटेस्ट क्राइम बढ़ रहे हैं, जो भी मोडस या जो भी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं साइबर क्रिमिनल्स, उसको टैकल कैसे करना है और उसे अवेयर कैसे रखना है और अवेयरनेस कैसे रखना है लोगों के बीच में। चलिए, तो एक और चीज़ है, यही चीज़ समझना चाहेंगे कि जब कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है उसके लिए कानून तो है, लेकिन कानून तो तब काम करेगा जब हम अपराधी को पहचानेंगे, उसको पकड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि आखिर कहाँ पे सबसे बड़ी चूक हो रही है, जहाँ पे हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं और जिसकी वजह से अपराधी अभी तक लगातार काम करते रहते हैं, उनको ये सबसे अच्छा तरीका लगता है पैसे ठगने का? ई कॉमर्स और ये फिशिंग वेबसाइट की जहां कर हम बात कर रहे हैं, तो ये मोस्टली क्या होता है, ये लोग जिन लोगों को टारगेट करते हैं, जैसे कि इन्होंने जो भी मुंबई के लोगों को टारगेट किया है या मुंबई के विक्टिम्स उन्होंने चूज किया है, तो ये मोस्टली होते हैं किसी और स्टेट से, झारखंड हो गए, राजस्थान हो या एक्सवाइजेड किसी और स्टेट से ऑपरेट करते हैं और इन्हें पता है कि हमने कुछ 10,000 20,000 या एक मिनिमम अमाउंट का कुछ स्कैम किया है उसके लिए, क्योंकि उसके लिए ये टीम या मुंबई से जाना दूसरे स्टेट और वो स्टेट पे जाके उसे ट्रेस करना दिक्कत है उनको पकड़ने में, क्योंकि सीमाओं का बंधन है और पुलिस की पावर भी उतनी सीमित है, एक राज्य तक सिमटी हुई है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए। फिलहाल हम पे वक्त इतना ही था, इसीलिए आपसे विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। चलिए, तो ये था ऑनलाइन फ्रॉड का मुद्दा और आपको समझना होगा कि नए साल में नए ऑफर्स के चक्कर में न पड़े, उनकी गहनता से जांच करें, उसके बाद ही कोई ऑनलाइन शॉपिंग करें ताकि आप इस तरह के फ्रॉड से बचेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।